एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और ख़बर हुआ है हमारे ख़ास प्रोग्राम, जो हमारा सबसे ख़ास प्रोग्राम रहता है, सवाल तो बनता है कब वक्त हुआ है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए ख़ास जो मुद्दा है वो ये रहेगा कि आज चक्का जाम था और पूरे देश में किसानों ने चक्का जाम किया है, लेकिन शांतिपूर्ण। सबसे बड़ी बात यह है जिसको लेकर कई सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी, कई सारे लोगों के मन में आशंकाएं थी, लेकिन पूरे देश में चक्का जाम शांतिपूर्वक हुआ है। कुछ स्टेट्स में चक्का जाम नहीं था, जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड और यूपी को छोड़कर, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर, लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं और लोगों ने जो आम आदमी हैं उनको उनको असुविधा ना हो उसके लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक सब चीज़ें हुई हैं। खाना और फल वितरित किए गए हैं, पानी दिया गया है, मतलब एक तरीके से गांधीगिरी के साथ आज का चक्का जाम खत्म हुआ है। तो ये अच्छी परंपरा है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इस समाज में हो, और हमारी सोसाइटी में कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि उसमें हिंसा हो। हिंसा किसी मुद्दे का हल है नहीं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर बात करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चक्के जाम, ये आंदोलन कब तक चलेंगे, कब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। देश जो है पिछले तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 3 महीने होने के करीब हैं, आंदोलन लगातार चल रहा है। तो आखिर इस आंदोलन को कब तक करना होगा। हालांकि आज के चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को हम 2 अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर तक का समय देते हैं कि अक्टूबर से पहले पहले कानून वापस कर ले। इसका मतलब यह है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। ये भी सीधी सी बात है। कई सारी और चीज़ें हुई हैं। एक नई चीज़ ये हुई है कि नरेंद्र तोमर पर उन्हीं की पार्टी के आरएसएस के, बल्कि कहिए आरएसएस के एक बड़े नेता रघुनंदन शर्मा ने निशाना साधा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए कि क्या इस चक्का जाम से बनेगा किसानों का काम, मेरे साथ बहुत शानदार पैनल मौजूद है। मेरे साथ देश का जाना माना मीडिया का चेहरा है सुजाता पॉल जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ युवा बीजेपी नेता हैं गौरव किरार, बहुत विद्वान, उम्र से ज़्यादा मैच्योर हैं। गौरव जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक सरकार इनकी बात कब तक नहीं सुनेगी। गौरव जी देखिए, पहला आपने प्रश्न था ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये आंदोलन आज जैसे राकेश टिकैत जी ने बोला है अक्टूबर तक चलेगा। ये तो चाहते हैं ये अक्टूबर 2021 नहीं, ये तो अक्टूबर 2024 तक चले चुनाव, बल्कि उसके और आगे तक भी इसको, छवि को खराब कर सके आने वाले चुनाव तक, कि वो ये चाहेंगे। बिल्कुल इसलिए चाहेंगे क्योंकि सरकार ने पिछले 2 महीने से, अभी मैं ट्विटर पे ही था आपके साथ जुड़े हुए के दौरान मैं देख रहा था, अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने ट्वीट करा है कि 2 महीने से बराबर टिकैत जी से, टिरोनी जी से, सारे किसान नेताओं से जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको काला कानून कह रहे हैं, वो पूछते जा रहे हैं कि ऐसा अगर काला कानून आया है तो अगर हमसे कोई चूक गलती हुई है, इसमें कुछ संशोधन का रास्ता है या संशोधन आप चाहते हैं तो मुझे बताइए कृपया कर कि इसमें काला कानून में काला है क्या। लेकिन इस 2 महीने में कोई जवाब नहीं दिया, और अब ये जान करके अक्टूबर तक इसको अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, ताकि ये छवि खराब कर सकें देश की, जो न्यू इंडिया की। लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर वो आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं तो सरकार इनकी मांगे मान ले, आंदोलन खत्म हो जाएगा। 2024 तक क्यों मौका दे रहे हैं आप। बीजेपी के बड़े नेता होने के नाते आप क्या आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार इस आंदोलन को खींचने के लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, आंदोलन को सरकार खींचना नहीं चाहती है। कोई चीज गलत हो उसकी वापसी समझ में आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं युवा होने के नाते एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के एक सर्वे हुआ अभी इसी 2020 के सर्वे में, केवल 1% युवा चाहता है किसानी करना, और जबकि इस भारत देश में 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसमें से केवल 1% युवा चाहता है कि मैं किसान बनूं या मैं किसानी करूं, और जिसमें से किसान 72% किसान चाहता है कि मैं किसानी छोड़ करके किसी और व्यवसाय में या किसी और धंधे में या और किसी और काम में मैं अपने आप को लगाऊं, क्योंकि इसमें आय नहीं है। लोग अगर पुराना कृषि कानून में कुछ जो इसमें एड ऑन्स करे हैं तो वो बहुत सुंदर हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, और इतने लाभदायक हैं किसानों के लिए, जो कि इनको भ्रमित करा जा रहा है। जी 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 जी
तो अब आप गौरव जी, आपकी बात का लब्बे लुबाब यह है कि लोगों का खेती की तरफ रुझान ही नहीं है, तो लोगों को इस मुद्दे पर ज्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए। 1% लोग खेती कर रहे हैं। सुजाता जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप हाँ जी बोलिए सुजाता मैडम, मैं आप कह रहा हूँ बोलिए। सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं। वो इस आंदोलन को पूरी तरीके से देख रही हैं कि पहले दिन से, और चीजों को बहुत करीब से देखती हैं। सुजाता जी क्या कहेंगे? गौरव किरार जी कह रहे हैं कि खेती कोई ऐसी चीज है नहीं, उस पर 1% ही लोग करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जी आप शायद गलत चले गए। मैंने कहा सर्वे में युवाओं से पूछा गया, तो युवा खेती की तरफ अपने आप को ना डाल करके किसी और व्यवसाय की तरफ अपने आप को डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आय नहीं है। हर युवा चाहता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि 2 पैसे अच्छे कमाए जा सके, क्योंकि अपना अच्छी लिविंग के लिए, अपने अच्छा जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसमें धंधे में 2 पैसे अच्छे हों, उस धंधे में आदमी अपने आप को डालना चाहता है। अब किसानी में पीछे जो कानून रहे, जो आप चले, उस कानून की वजह से किसान रहा, बाधित रहा। 2000 से ज्यादा गौरव जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। गौरव जी प्लीज, मेरे साथ मेरे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़ गए हैं। वो इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, रोड पर हैं कहीं, तो मैं जरा सा एक सवाल उनका लूंगा और उसके बाद मैं सुजाता पॉल जी के पास जाऊंगा। या सुजाता पॉल जी आप ही के पास आता हूं, आपको अभी मौका ही नहीं मिला है। सुजाता जी जी क्या कहेंगे? अपने छोटे भाई की कुछ चीजों का जवाब देता हूँ। इसकी पहले इन्होंने बात करी, उसी पे बात कर लेती हूँ कि 2024 के बारे में जब इन्होंने कहा, तो 2024 बहुत दूर है मेरे भाई। अगर आपकी सरकार इस वक्त सही कदम नहीं तो ये आप इस बात को क्यों नहीं समझ? आप जी को पार करते सरकार बना पाए जी। जो आरएसएस और बीजेपी की कोशिश इतने सालों की रही, इतनी मेहनत के बाद आज ये सरकार बना पाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बना पाए। करेंगे और लोगों की राजनीति का मतलब होता है कि लोगों के लिए काम करेंगे। राजनीति केवल उतनी करेंगे जितनी जरूरत है, क्योंकि राजनीति के अलावा देश नहीं चलता। हर व्यक्ति वोट देता है, तो अगर आप उसको एक हर व्यक्ति की आवाज को उठाना, ये हमारा कर्तव्य है, और हमसे भी ज्यादा ये आपका कर्तव्य है कि आप लोगों की। आपने दूसरी बात कही, सुजाता मैम मैं आपको रोकूंगा, मुझे डिस्टरबेंस आ रही है क्योंकि मुकेश मानव रोड पर खड़े हैं। जरा सा मैं उनसे बात कर लूं, उनको फ्री कर देता हूं, फिर हम लोग डिबेट करेंगे। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं, डिस्टरबेंस नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है पत्रकार होने के नाते। सड़क पर जाकर हमको फिरना पड़ता है। आप लोग नेता हैं भाई, गौरव जी, आप लोग एसी रूम में बैठ के काम कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है सड़कों पर घूमना। मेरे साथ मेरे साथी मुकेश मानव जुड़े हैं। मुकेश, आपने इस आंदोलन को, इस चक्का जाम को देखा। सबसे पहले तो इसका असर क्या है देश भर में? दूसरे, पूरे देश में शांतिपूर्वक हो गया, तो अब की बार कोई हिंसा नहीं, तो आप इसका क्रेडिट किसे देंगे? मुकेश देखिए, मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं आपको बता दूंगा कि राकेश टिकैत जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आज भी, आपने कई जगह देखा होगा, एम्बुलेंस को आसानी से किसान लोगों का जो आंदोलन चल रहा तो उसको भी रास्ते दिए गए। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्पष्ट कल ही उन्होंने बोल दिया था कि हम किसी प्रकार का कोई चक्का जाम नहीं करेंगे। हमारी जो टाइमिंग रहेगी वो 12 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगी, ताकि लोग जो भी निकलेंगे उनको पानी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी या फल भी बांटेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैं लखनऊ से अभी NH-24 पे खड़ा हूँ। यहाँ पे भी आपने देखा होगा पीछे से वाहन निकल रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने देखा था, कहीं पे किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आई है। और राकेश टिकैत जी ने जी आप ये कह रहे हैं मुकेश कि शांतिपूर्वक पूरा चक्का जाम निकल गया है और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसका असर कितना देखने को मिला है? कितना प्रभावी रहा है चक्का जाम? प्रभावी रहा है, पूरी तरीके से सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।
इस किसान आंदोलन ने, राकेश टिकैत जी ने 2 अक्टूबर का टाइम भी दिया है कि सरकार अगर इस तरीके से हमारी बात को नहीं सुनती, अपने काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तो हम पूरे देश में घूम घूम कर आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। मुकेश जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर आपको मैं फ्री करता हूं, आप कवर करिए। आपको क्या लगता है कि आज के चक्का जाम से सरकार को क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल सरकार को मैसेज जाना चाहिए। सरकार की बातों को, सरकार किसान की बातों को सुनना चाहिए, क्यों सुनने को तैयार नहीं है। आज 70 से ज्यादा दिन हो गए, इतने सारे किसान लोग शहीद हो गए। आज वार्ता होगी, कल वार्ता होगी, फिर डेट पर डेट दी जा रही है। तो जो कृषि के काले कानून है, अगर कानून के हित के कानून है, किसानों के हित के कानून है, तो ये लोग सड़क पर क्यों बैठे हैं, क्यों इतने सारे आंदोलन करने के लिए लगे हुए हैं? अच्छा मुकेश जी मेरे साथ बीजेपी के युवा नेता हैं, बड़े विद्वान नेता हैं, अगर आप कहें तो आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, मैं इनसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ये सरकार कह रही है कि किसानों के हित के कानून है। अगर किसानों के हित के कानून है, तो इतने सारे जो लोग बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, जितने सारे किसान लोगों की जानें गई हैं, तो इन लोगों को तो वापस चला जाना चाहिए। क्यों वापस नहीं जाना? ये आपके सरकार क्यों नहीं सुन रही इनकी बात को? गौरव जी जवाब दें। मैं बिल्कुल, इफ्तिकार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके जो आपने बात बोली थी कि हमारे पत्रकार भाई साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और बिल्कुल सड़कों पे जाके अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे सुजाता मैडम ने बोला था कि बीजेपी और आरएसएस इतनी मेहनत करके जो पार्टी बनाई है, तो हम एसी रूम में बैठ करके, इफ्तिकार भाई साहब, हमने एसी रूम में बैठ करके इस सरकार को 2 बारी पूर्ण रूप बहुमत से सरकार को नहीं लेकर आए। एक एक कार्यकर्ता ने अपना जी जान लगा करके इस कमल को खिलाया है, इस पार्टी को जगाया है और इस देश को जगाया है और न्यू इंडिया बनाया है। मैं ये बात को कहना चाहता हूं, लेकिन पीएमओ से बहुत अफसोस है, मेरा बहुत अफसोस है जो किसान जो गौरव जी, हम और आप डिबेट में रहेंगे। मुकेश जी को आगे कवरेज के लिए जाना है, मुकेश जी के सवाल का जवाब दे दें। आप मेरे सवाल का जवाब दें गौरव जी। मैं बहुत निंदा करता हूं और बहुत बुरा मेरे को महसूस हो रहा है जो किसानों को किस प्रकार भ्रमित करा जा रहा है, और भ्रमित करके ये विपक्ष की जो कार्यकर्ता हैं, विपक्ष की जो पार्टी है, देश को गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए ये उनको भ्रमित करके उनको झोंक रहे हैं इस ऊल जलूल कृतियों में। मैं बहुत दुख है इस बात का, जो किसान भाई नहीं रहे हमारे बीच में, वो इन लोगों जी। तो गौरव जी, सवाल उनका यह था कि जब ये किसानों के हित का कानून है तो उसको आप किसान सड़क पर क्यों बैठा है, बस वो ये कह रहे हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। वो निकले सड़क पे लाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा करके ये पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो बैठे हुए हैं। गौरव जी एक सवाल, वहां पे बैठे हुए जी ये सही से उसका आंसर नहीं दे रहे। एक सीधा सवाल मेरा गौरव जी से है। गौरव जी, जब यही राकेश टिकैत, मेरी आवाज आपको आ रही है? बहुत डिस्टर्बेंस से आ रही है, बताइए, सुन पा रहा हूं मैं। गौरव जी मेरा एक सीधा सवाल आपसे, यही राकेश टिकैत सन 2013 में जब ये कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे किसान के लिए, तो राजनाथ सिंह की रैली में दिख रहे थे ये, तब आप लोगों को ये आंदोलन अच्छा लग रहा था, और आज ये आंदोलन किसान अपने हित की बात कर रहा है तो आपको ये आंदोलन खराब लग रहा है। आपको ये लोग वामपंथी लोग दिख रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब, तब राकेश टिकैत जी के जो पिताजी हैं, जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय राजनाथ सिंह जी, तब राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब आंदोलन करा था, उनका मेन मुद्दा यही था कि किसान डायरेक्ट क्यों नहीं बेच सकता है। अच्छा, चलिए मुकेश जी आप कवरेज के लिए जाइए, अभी आपको बहुत सारी कवरेज करनी है। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सुजाता पॉल जी बड़ी गौर से सुन रही हैं और हंस भी रही हैं, मुझे लग रहा है उनके पास बहुत सारे जवाब हैं देने के लिए। तो मुकेश भाई, आप कवरेज के लिए जा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए। सुजाता पॉल जी, मैं जुड़ पाया हूँ। इफ्तिकार भाई साहब
अनुभवी पत्रकार हैं, इनके साथ बैठ करके मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत युवा, इतना अनुभवी नहीं हूँ इफ्तिकार भाई साहब, मैं बहुत नया हूँ अभी राजनीति में, और जो भी मुझे समझ पता है, पा रहा हूँ मुझे उनसे पता है गौरव उनसे भाई, जान आप करके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप रहे हैं, नेशनल लेवल पे अगर आप रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, आप बहुत बच्चे भी नहीं हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में। खैर खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। मुकेश जी, आप चाहें तो आप प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, मैं इनसे डिबेट कर लेता हूं, दोनों लोग हैं, और सुजाता जी बड़े संयम के साथ पूरे प्रोग्राम को सुन रही हैं। सुजाता जी, क्यों आपने इनको बहका के इतने लोगों को वहां बैठा रखा है, इतने सारे लोग शहीद हो गए, इनको कह दीजिए ये अपने घर लौट आएंगे। जी, पहले बता दूं मैं आपको कि मई 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत जी का इंतकाल हो गया था। और जिस बात को आपके जो पत्रकार हैं मुकेश जी कह रहे थे, वो 2013 की बात कर रहे थे। 2013 में यूपीए की सरकार थी, कृषि कानूनों में बदलाव लाने की बात चल रही थी, और उस वक्त राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर आंदोलनरत थे, उसी जगह पे जहां आज है। उस समय उनके मंच को साझा किया था मार्च 2013 में राकेश टिकैत जी के साथ, राकेश टिकैत जी के मंच को, और यूपीए की सरकार को ललकारते हुए, राकेश टिकैत का साथ देते हुए राजनाथ सिंह जी भी यूपीए की सरकार को ललकार रहे थे, कह रहे थे कि अन्नदाता की बात को मानो। हमने वही किया। हमने विपक्ष को ये नहीं कहा कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, हमने विपक्ष को ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे निजी एक्सपीरियंसेस मुझे बताते हैं कि जब जब मैं बात को रखने की कोशिश करती हूँ गोदी मीडिया पे, तो मुझे एंटी नेशनल कहने के लिए पूरा तंत्र लगता है उनका, मगर हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैं राष्ट्र भक्ति से ज्यादा राष्ट्र प्रेम में विश्वास करती हूँ। और जो प्रेम शब्द है ना, ये जो ढाई आखर का प्रेम शब्द, इसके आगे कुछ नहीं है। नफरत नफरत को बोती है, और प्यार प्यार को बढ़ाता है। ये देश प्यार और भाईचारे से चलता है। कितनी भी मेहनत करी हो, मैं अपने नौजवान साथी को ये कहना चाहती हूँ, आपकी पार्टी ने मेहनत करी आज जहां पहुंची, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन आपकी जो आइडियोलॉजी जिस तरफ जा रही है, उसको संभाल के रखना आपका काम है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि गलत हो रहा है, तो आपका काम है कि चाहे आप अपनी पार्टी के अंदर इस बात को उठाएं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उतना ही सम्मान करती हूं जितना अपने आज प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री होने के नाते करती हूं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी अगर अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं कि मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूं कि वे सक्षम हैं, वे कॉम्पिटेंट हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में किसानों से बातचीत कर कर इस मामले को सुलझा पाए। जो बात मेरे भाई ने कही कि 1% युवा जो है, जो खेती की तरफ जाना चाहता है, हो सकता है कि आपके आंकड़े सही भी हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं आपकी बात को मानती हूं। और इस पर यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कानून है, याद रखिए कि किसान की लड़ाई भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार से नहीं, किसान की लड़ाई सदैव सरकारों से रही है, क्योंकि किसान का जो मुद्दा है वो उसका मुद्दा है। किसान एकमात्र ऐसा समुदाय है जो अपनी फसल के दाम को खुद तय नहीं करता। तो हर सरकार का धर्म और कर्तव्य बन जाता है कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाए। जिस प्रकार से ये कानून। सुजाता जी, गौरव जी का सवाल ये था कि ये जो लोग हैं जो बैठे हैं, इनको आपने बहकाया है, आप इनको क्यों बहका के वहां इतने दिन से 75-80 दिन होने जा रहे हैं, क्यों इनको वहां इतने सारे लोग ठंड में हैं, आप इनको बोल दीजिए ये वापस आ जाएं वहां से। मेरा सवाल इन्होंने कही है, मेरा सवाल मूल रूप से ये है कि इस काले कानून में काला है क्या? बताती हूँ, वो भी बताती हूँ आपको जी। पहली बात जो अभी आपने कही कि इन लोगों को भ्रमित करने वाली बात, तो ये गलत बात है। जब ये किसानों के साथ खड़े होते थे, हम इनसे सवाल नहीं करते। अगर देश का एक व्यक्ति भी दुखी हो, ये देश ऐसा है जहां के राजा जो है ना,
वो सड़कों पे निकलते थे अपनी प्रजा के दुख को समझने के लिए। इसलिए आज लोकतंत्र में यदि एक भी व्यक्ति दुखी है तो वो हमारी सरकार का कर्तव्य होता है कि वो देखे कि किसको परेशानी है, उसका समाधान ढूंढे। ये प्रधानमंत्री जी का काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत वाली सरकार में है। अगर ऐसा होता कि ये गलत लोग होते, आप लोगों ने पहले इन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या कहा। सुन लीजिए, मैं तो बोला नहीं मैंने आपके भी। ठीक ठीक ठीक, बोलिए आप बोलिएगा, मैं पूरा सुनूंगी, पूरी जवाब दे के जाऊंगी। तो जब इनको टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम तरह की बातें करी गई तो आपने कहा ये खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी है। आज ये मियां किया टिया गिया जो भी है ये ट्वीट कर रहे हैं। अरे करने दो ना इन्हें ट्वीट, ये तो हमारा आंतरिक मामला है भैया, हमें सुलझाना है। बाहर कौन कर रहा है उसका नैरेटिव क्यों सेट करा जा रहा है, ये तो गोदी मीडिया कर रही है। उससे मेरा आपका किसी का लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी सरकार सक्षम है उनको जवाब देने के लिए, जो हमारे देश की तरफ नजर भी उठा के देख ले। हम उनके हाथ पांव नहीं, उनकी गर्दन तक काट डालेंगे। हाथ पांव नहीं तोड़ेंगे, गर्दन तक काट डालेंगे। ये हमारी सरकार में शक्ति है। हम एक बहुत मजबूत देश के वासी हैं, लेकिन हमारा आंतरिक मामला है भैया। हम अपने आंतरिक मामले को देखें, उसका समाधान करें। और जब हमारे ये लोग इया किया पिया से निकल आए तो आप मुझे बताइए कि हमारी सरकार 11 दौर की वार्ता करती है तो क्या खालिस्तानियों की साजिश वालों से करती है, या विपक्षियों के भ्रमित करे वालों से करते हैं, या कांग्रेस मुक्त भारत किया गया और उसी का भ्रमित किया हुआ किसान बताया गया जिसको उससे वार्ता करते हैं? नहीं, हमें वार्ता करनी है 1 to 1 सरकार और किसान से के बीच की। और जहां तक विपक्ष का काम है, विपक्ष का रोल बहुत सीमित है। विपक्ष केवल सरकार को चेता सकती है, बता सकती है। तो पहला स्टेज जो बताने का था वो सरकार ने नहीं सुना। अब जब किसान दहाड़ रहा है, ललकार रहा है, तो वो भ्रमित कैसे हो रहा है? वो तो हमेशा से करता रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत की आपने बात करी, तो वो तो कांग्रेस की सरकार को भी ललकार चुके हैं। तो किसान जब ललकारता है तो उसकी आवाज को सुनकर उसकी बात का जवाब देना चाहिए। चलिए अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। पहली बात, जो एपीएमसी एक्ट होता है वो कानून जो है वो राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर जो हमारा मंडी है, अगर मंडी में जाके किसान सामान बेचता है, फसल 100 रुपए का, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 रुपए की फसल बेचता है, उस पे उसे 6 रुपए, सबसे मैक्सिमम बता रही हूँ जो कमीशन होता है, 6 रुपए वहां पे लगते हैं। यानी कि 100 में से 6 रुपए कम, उसे 94 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये दाम केवल मंडी में ही मिलेंगे, क्योंकि मंडी में ही एमएसपी लागू होगा। ये प्रक्रिया है। उसके बाद अगर आज की तारीख में किसान जाएगा कहीं और उसको वो जो प्राइवेट मंडी है वहां पे प्लेयर जो है वो कहता है कि भाई वहां पे तो तुझे 94 मिल रहे थे, मैं बहुत कम करके बता रही हूँ मगर आप जानते हैं और ज्यादा हो जाएगा, कि तू मुझे 92 में दे दे, 92 में दे दे। यानी कि यहीं से घाटा शुरू, क्योंकि यहाँ पे एमएसपी नहीं है। एमएसपी केवल और केवल मंडी में लागू होता है। दूसरी बात, जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो प्लीज याद रखिए, जो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसमें जो अमेंडमेंट आया है उसके तहत जो धान और गेहूं है उसको उसमें से निकाल दिया गया है। उसको निकालने का मतलब है कि सरकार जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के हिसाब से केवल उन फसलों को खरीदती थी, अब तक जो 22-23 फसलें थी उनको खरीदती थी, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज के तहत आती थी। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम नहीं, यही तो किसान कह रहे हैं मैक्सिमम क्यों नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता था। और वो इसलिए खरीदा जाता था ताकि सरकार जो है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भंडार गृह में उसे संभाल के रखे और प्राइवेट प्लेयर उसे भंडारण ना कर सके। फिर वो जो है कंट्रोल की दुकानों से गरीबों को मिलता था। हमारा देश बहुत गरीबों का, अमीरों का, मध्यम वर्ग का बना हुआ है। अब
ऐसा अगर हुआ कि उन्होंने वहां से गेहूं और धान हटा दिया तो यानी कि एमएसपी नहीं होगी। अगर कहा जा रहा है कि नहीं एमएसपी नहीं हटेगी, तो मैं आपको ये भी समझा दूं कि मंडी में जो आज भी जाएगा वही व्यवस्था लागू होगी। लेकिन अगर किसान को दिखेगा कि मेरे को 6 रुपए देने के बजाय 94 के बजाय 92 में मिल जा रहा है, तो चलो मैं यहीं पे ले लेता हूं। प्रॉब्लम क्या है एमएसपी में कि जब किसान जाता है, मेरी बात सुन लीजिए आप, किसान जाता है बेचने के लिए तो याद रखिए कि उसको उसी वक्त पैसा जो है वो मिलता भी है या बाद में मिलेगा, ये दिक्कत है। जैसे मैं शुगर केन फार्मिंग की बात करूं, गन्ने की खेती, उसमें एफआरपी होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो एमएसपी जैसा होता है। अब आपको बता दूं कि उसका जो निर्धारित मूल्य है वो आज भी किसान को नहीं मिलता, जैसे गेहूं और बाकी चीजों में। लेकिन इसमें दिक्कत कहां आती है कि गन्ना जो है वो पिछले साल का जो बकाया वो अभी नहीं मिला, और इस साल की जो फसल है वो किसान को अपने खेत से इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि उसे बुआई करनी थी अगले साल की फसल के लिए। तो यानी कि 2 साल पीछे पे चलता है। ये पहले मैं दूसरे कानून का बताऊं या रुकूं? आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, गौरव जी बोलना चाह रहे हैं। गौरव जी, समझ में आ गया काला क्या है इसमें? अगर नहीं समझे हैं तो सुजाता जी और बता दें। वैसे गौरव जी बोलना चाह रहे थे कुछ। गौरव जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरी बड़ी बहन जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, और मैं भी जितना इस कानून को जो मैं समझा हूं, जो पढ़ा हूं और जो मैंने जानकारी प्राप्त करी है इस कानून के बारे में, इस कानून में जो आपका एपीएमसी है मंडियों में, एपीएमसी आप किसान के लिए कोई ये नहीं है कि वो डायरेक्ट जो आपका प्राइवेट बायर है उससे वो नहीं खरीद सकता या उससे वो डील नहीं कर सकता। एपीएमसी भी वहीं पे रहेगी और प्राइवेट बायर भी वहीं पे रहेगा। अभी के कानून में जो आपका राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं, 10% तक टैक्स भरते हैं किसान, वो राज्य सरकार का टैक्स जो है वो केंद्र सरकार को ने खत्म कर रहे हैं, अगर किसान डायरेक्टली अपने आप को बेच सकते हैं तो। ई मंडियां खोली गई हैं, 1000 ई मंडियां और खोलने जा रहे हैं। जिस तरीके से आप मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे आप कितनी सस्ती चीजें आप खरीद पा रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं, जहां आप दुकान पे बाजार में जाकर के जो मंत्रा वगैरह आने के बाद जो दुकान पे जाकर के आप खरीदते थे और अब आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, उससे आपका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हुआ है। इस वजह से इसको फार्मिंग से मत जोड़िएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। तो इस वजह से उसके दाम जो हैं वो बहुत कम करके वो एंड यूजर तक पहुंच पा रहे हैं। अब हमारा जो एवरेज गेहूं जो किसान बेचता है उसको मिलता है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो से ऊपर नहीं। एक एवरेज जो निकलती है 15 से 20 रुपए किलो एक गेहूं की फसल की कीमत को मिलती है, और हमारे तक आते आते वही गेहूं 40 रुपए, 45 रुपए। ये जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए हैं, उनको खत्म कर रहा है ये कानून, और यही बिचौलिए नहीं चाहते कि वो चीज खत्म हो। अब विपक्ष कह रहा है कि जो वहां पे कमीशन एजेंट है उनका काम खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे? कमीशन एजेंटों का काम अगर खत्म हो रहा है, अगर उनके अगर बिचौलिए खत्म हो रहे हैं, एंड यूजर को भी चीज सस्ता मिले, जो गेहूं हमारे तक पहुंचते पहुंचते 60 रुपए किलो हो जाता है, 50 रुपए किलो हो जाता है, वो यदि हमको मिलता है तो हम भी अपनी जो एंड यूजर है उसको भी चीजें सस्ती मिलेगी। ई मंडी में सब कुछ से पारदर्शी काम होंगे। गौरव जी, आपकी बात बिल्कुल मेरी समझ में आ रही है, लेकिन ये सारे इतने सारे फायदे आप किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये फायदे आप आपके जो सहयोगी थे गठबंधन में, शिरोमणि अकाली दल है, हनुमान बेनीवाल जी हैं, इतने सारे लोगों को क्यों नहीं समझा पाए ये फायदे? जी, हम पूरी कोशिश में हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं किसानों को समझाने की, तो किसान समझेंगे भी। हमने बहुत कितना टाइम लगेगा गौरव जी? अभी अब ये तो किसान अपना, अब कितना टाइम लगेगा तो मैं अगर खुद बात कर रहा होता तो बात दूसरी थी, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि चीजों को समझ में आए। लेकिन लोग जो हैं, कुछ जो असामाजिक शक्तियां इस आंदोलन में जुड़ गई हैं, जैसे उन्होंने बोला पानी। अब आप बताइए, ये लाल किले पर जो है वहां पे झंडा, राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ, ये खालिस्तानियों ने अपना वहां पे तलवारें निकाली। वो अब ये जो एमओ धालीवाल हैं, ये कनाडा में भारतीय राजदूत पे ये खालिस्तान जिंदाबाद
और फार्मर बिल का वो करें विरोध, तो ये कहां तक इसका औचित्य है, कहां तक उचित है? ये तो केवल मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं, विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। तो ये जो मेरी बड़ी बहन जी कह रही है, बिल्कुल ये जो मेरी बड़ी बहन जी ने बोला था कि हम हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे, हम गला काट के ले आते थे, या हम ले आएंगे, हम वो राष्ट्रभक्त हैं। बिल्कुल मैं बहन जी की राष्ट्रभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को, अपनी राष्ट्रभक्ति को और अपनी पार्टी की विचारधारा की जो है, राष्ट्र सर्वोपरि की जो विचारधारा है, उसको प्रस्तुत करते हुए, इस बात को उदाहरण देते हुए कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार के दौरान, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान जो गर्दन काट के पाकिस्तान के हमारे सैनिकों के लेके जाते थे सर काट के, और ये मैडम जिसे पूछते थे और मैडम जी को उत्तर नहीं देती थी। और इस बार जब अभिनंदन को पाकिस्तान में गलती से F-16 लड़ाकू विमान गिराते हुए जब वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, उसको छुड़वा करके लेकर के आने वाले, बिना खरोच लगे हुए छुड़ा करके लेकर के आने वाले हमारे राष्ट्र सर्व भारतीय जनता पार्टी के काम है। पॉइंट पे आते हैं, आज का जहां पे डिबेट है, गौरव जी इस मुद्दे पर डिबेट रखेंगे। प्लीज गौरव जी सुनिए, प्लीज गौरव जी व्हाट्सएप वाला बंद कर दीजिए ना, आप आज के मुद्दे पे रहिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। ये वाली बात के लिए आप फिर आइएगा। गौरव जी प्लीज सुजाता जी का जवाब ले लेते हैं। गौरव जी प्लीज सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं। मुद्दा हमेशा इंटर रिलेटेड इसलिए रहेगा क्योंकि नारा चलता आया है, जय जवान जय किसान। नहीं, जहां जवान की बात आएगी वहां किसान की बात आएगी, किसान की बात आएगी जवान की बात आएगी। टाइम बाउंडिंग होती है डिबेट। जो चिल्ला चिल्ली वाले प्रवक्ता है, इनकी जैसे मत बनिएगा। आप बहुत समझ से बात कर रहे थे, वैसे ही रहिए आप। गौरव जी प्लीज सुजाता जी का जवाब ले लेते हैं। वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं प्लीज। सुजाता जी संक्षेप में बात का जवाब दूं, इनकी इस बात का जवाब दूं कि कितनी गर्दन काटी, कैसी लाल आंख दिखाई मोदी जी ने, कि चीन में हमारे जो सैनिक थे उनके साथ क्या किया गया। देखिए, जो काले कानून है ये उनकी बात कर रहे थे, और मैं अगर उनके बारे में, एक कानून के बारे में बातें बताने लगी तो ये डिबेट छोड़ के चले गए। नहीं वो कट गया होगा, उनका फोन कट गया होगा, जुड़ जाएंगे, आप बात करें। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मुझे इसी बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो ये विचारधारा है, ये इसी प्रकार से हमारे नौजवानों के अंदर केवल नफरत हो रही है, और इसी नफरत को ये काट के आज प्रधानमंत्री जी बने बैठे हैं मोदी जी। ये देश नहीं है, ये देश प्यार और भाईचारे का है। जिस बात को ये कर रहे हैं, यही नहीं पता कि ये अगर मेरी जगह शायद कोई और आपने प्रवक्ता बैठाया होता तो शायद ये बात जो है इसी लड़ाई झगड़े में उलझ के रह जाती। यही तो होता। मैंने एक कानून जो सबसे छोटा वाला कानून था उसके बारे में बात करनी शुरू करी। इनको कितनी उसमें, मुझे नहीं लगता कि उन तथ्यों को इन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने जो बातें करी, अगर ये रिवाइंड करके पूरा देखेंगे तो ये समझेंगे कि मैंने इनको दूसरा पक्ष दिखाया है जो लिखा हुआ है कानून में, जो कानून है। अगर ये जुड़ जाते तो मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कानून है उसके भी तथ्य बताती और सेक्शन बाय सेक्शन बताती। मैं इनको बताती कि प्रधानमंत्री जी जब किसानों को संबोधित करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, और इसमें अगर मैं ये बात कह रही हूं तो इसमें भड़कने की बात नहीं है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूँ, उनके ऊपर कोई उनको अपशब्द नहीं कह रही हूँ। यही काफी है वैसे तो अपशब्द, मगर अगर वो ये कहते हैं कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे किसानों को, उन्होंने कहा है कि कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। अग्रीमेंट जो गौरव जी आप या तो जुड़ जाइए, नहीं तो फिर फोन पे ही मैं एक दो सवाल हैं मैडम के वो ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट। जी चलिए ठीक है गौरव जी, ओके जी मैम पूरा करिए जी। ठीक, तो बेसिकली ये है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि नहीं, इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि करार जो है या अग्रीमेंट जो है वो व्यापारी नहीं तोड़ सकता और किसान जब चाहे तोड़ सकता है, तो मैं आपको उस विषय में ये अवश्य बताना चाहूंगी कि सेक्शन 11 है,
जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो कानून है उसमें लिखा हुआ है, एट एनी टाइम आफ्टर एंटरिंग इनटू अ फार्मिंग अग्रीमेंट द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टी, टू सच अग्रीमेंट में विथ म्यूचुअल कंसेंट, हाँ, आपसी सहमति से, हाँ आपसी सहमति से ऑल्टर यानी कि चेंज या टर्मिनेट यानी कि उसको ब्रेक कर सकता है सच अग्रीमेंट फॉर एनी रीजनेबल कॉज, कोई रीजनेबल। लेकिन सवाल ये है कि सहमति अगर नहीं होती है तो फिर क्या होगा? सहमति होगी तो फिर तो बात ही कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वहां है कि एक पक्ष सहमत नहीं होगा। अगर किसान बाहर आना चाहता है तो कैसे आएगा? दूसरा पक्ष सहमत नहीं होगा, सवाल तो ये होगा ना उसमें। नहीं, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर हमारी सरकार पीछे हट जाए। मैं इसके कारण आपको गिना देती हूँ, बहुत सारे कारण है। पहली बात, आरटीआई के तहत ये पता चल चुका है कि किसानों से बातचीत नहीं करी गई इस अध्यादेश को लाने के पहले। अध्यादेश कोरोना काल में लाया गया, इस तरह का कानून अध्यादेश से क्यों लाया गया, वो भी कोरोना काल में। फिर ऐसा क्या हो गया कि जब ये कानून लाया गया, मैं तो अडानी के ऊपर भी नहीं जाऊंगी कि उसने साइलो बना लिए या अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया, मैं और दूसरे केवल इनके बारे में बात कर रही हूँ कानून। उसके बाद अगली बात यह है कि सितंबर में ध्वनि मत से पारित करके इस कानून को पास कर दिया गया। इसके पहले 4 महीने भी हमारे जो किसान भाई हैं पंजाब, हरियाणा और कई कई जगहों पे, हमारे उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में वो विरोध दर्ज करवा रहे थे 4 महीने तक। अच्छा सुजाता जी सॉरी प्लीज मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरे बीजेपी के साथ ही जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो बस मुझे आपसे एक सवाल पूछना है छोटा सा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आज भी। राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक हम सरकार को टाइम देते हैं कि वो आंदोलन तब तक चलता रहेगा लेकिन वो कानून वापस ले ले, तो थोड़ा सा मुझे अगर समझा सकें संक्षेप में बहुत, तो मतलब 2 अक्टूबर तक का टाइम देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहेंगे। देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि सरकार को राकेश टिकैत जी ये चेता रहे हैं, किसान भाई चेता रहे हैं कि आप मान लीजिए वरना हम हटने वाले नहीं है, सिर्फ ये बात 2 अक्टूबर तक। ठीक है। और मुझे लगता है सुजाता जी के वो भाई नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आपसे बहुत सारी बातें, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अगर सामने वाला भी साथ हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वक्त मुझे आपसे इजाज़त लेना होगा और फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, किसी और टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।